बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का पारा हाई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के बाद जहां हम देख रहे हैं कि सियासी राब्तों में तेज़ी आ रही है, तुंदो तेज़ बयानात का तबादला हो रहा है, वहीं आज एक सूरत हाल पेश आई। पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में जो कुछ ही फासले पर है पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर और स्टूडियो से, जब जमईयत उलमा इस्लाम के अंसारुल इस्लाम ग्रुप के अफराद पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद पाए गए, वहाँ पर वो गए और उसके बाद पुलिस ने उनके साथ तवील मुज़ाकरात किए कि उन्हें वहाँ से हटाया जाए या बातचीत के ज़रिए वो निकल आएँ, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खेज़ साबित नहीं हुए और उसके बाद एक पुलिस ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद कुछ गिरफ्तारियाँ अमल में आईं। विजुअल्स हमारे सामने शेयर हुए जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा जो हैं मेम्बरान असम्बली, अगरचे कामरान मुर्तज़ा साहब की वीडियो भी आई लेकिन उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। फिर इसी अस्ना में मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने सख्तगीर लहजा अपनाते हुए कहा कि वो खुद अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और इरशाद फवाद चौधरी साहब ने एक वीडियो भी ट्वीट की, वो भी हम प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें अंसारुल इस्लाम के जो सिपा सालार कह लें या जो उनके इंचार्ज हैं वो कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी फराम करने के लिए मेम्बरान कौमी असम्बली के लिए अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में इन्हें सिक्योरिटी देंगे। इस सियासी सूरत हाल पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ अभी कुछ देर कबल DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन है, बिलखसूस जो हमारे हमसाया है, असली दुश्मन है भारत की जानिब से जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 9 मार्च को पाकिस्तान की जिसने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, उसकी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इसका पाकिस्तान ने पूरा नोटिस लिया। जो प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को अगरचे उसने उसकी खिलाफ वर्जी की, लेकिन किसी ना तो हसास जगह को निशाना बना, ना कोई जानी नुकसान हुआ, लेकिन हम मियां चन्नू के करीब जाकर खुद गिरा। 260 किलोमीटर उसने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में ट्रैवल किया और उन्होंने कहा कि इसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और भारत को इसका ज़रूर जवाब देना होगा, इसकी वजाहत देनी होगी और फ़ॉरेन ऑफिस जो है इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है उसको भी ऑन द फ्रंट लेकर आएगा और इस पर बात होगी। तो ये दाखिली और खारजी चैलेंजेस भी हैं, फिर सियाश भी पाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज लाहौर में मौजूद थे, कल कराची में थे। इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। हमें थोड़ी देर में बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब नून लीग के साबिक सेनेटर ज्वाइन करेंगे और मज़हर अब्बास साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा अली मोहम्मद खान साहब, आपको फॉर्म वेलकम। बताइएगा, आप चूँकि खुद पार्लियामेंट लॉजेस में होते हैं, पीटीवी न्यूज़ के नाज़रीन को बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ। और हमने देखा वहाँ पर MNAs जो हैं, खुद हमने देखा अगर रफ़ीउल्लाह पुलिस वैन की गाड़ी के टायरों से हवा निकाल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत सख्तगीर लहजा कहते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को चोटें लगी। कुछ बताएंगे चूँकि आप तो वहीं रहते हैं और वहीं से आप आए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। ये जब ऑपरेशन हुआ उस वक्त तो मैं नहीं था, मैं तो एक्सप्रेस न्यूज़ पे था, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले मैं वहाँ कुछ देर के लिए गया था, क्योंकि मैं लॉजेस में ही होता हूँ फैमिली के साथ। वहाँ नॉर्मली फ़ीमेल MNAs भी होती हैं रिज़र्व सीट्स की, बाकी भी MNAs की फैमिलीज़ भी हैं और अरसे से लॉजेस का माहौल ऐसे होता है कि वहाँ वो सियासी मुखालफत वाला नहीं होता। वहाँ मस्जिद में भी मेल मुलाकात होती है और सलाम दुआ होती है वहाँ पर। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये जो मैंने विजुअल्स देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, बड़ा अजीब है कि वहाँ अंसारुल इस्लाम का क्या काम है भाई। मतलब है कि जत्थे, अब रिहायशी इलाकों में जहाँ ख़वातीन MNAs और फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ जत्थों का क्या काम है। मैं समझता हूँ मौलाना साहब को इसका ख्याल रखना चाहिए। चादर चारदीवारी का तो सबसे ज़्यादा मौलाना साहब को ख्याल रखना चाहिए कि पार्लियामेंट लॉजेस में आपके अंसारुल इस्लाम के जत्थों का काम क्या है भाई। इनको जाके भेजें उधर कहीं बॉर्डर पे भेजें, पाक फौज के साथ खड़े हों, या अगर आपने वाकई कोई काम लेना है कोई जहाद महाद पे भेजें। इधर मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस टॉक में कहा कि वो हमें खदशा था कि हमारे मेम्बरान असम्बली को अगवा न कर लिया जाए, देखें या कहीं ना ले जाया जाए। देखें भाईजान, अभी तो वो जो अदम एतमाद की तहरीक है वो अभी असम्बली में इजलास होना है, और अगर आपको ये एहतमाल है तो आप पुलिस में रिपोर्ट करें, कानून से आप जो है वो काम लें। इस तरह से अगर जत्थे सब लोग लेके आएंगे, कल को आप भी लेके आ जाएंगे, दूसरा भी लेके आ जाएगा। ये क्या बना रहे हैं आप पाकिस्तान से। ये तो आप हम पे एतराज़ करते थे कि जब आप हमारे वो धरने के दौरान हमारे एक बड़े जरी जवान को चोट लगी थी, वो पुलिस के एक आई थिंक SSP साहब थे, और सब ने उसको बड़ा कंडेम भी किया था, मैंने भी किया था। वो बड़ा
कोई पसंदीदा वो मनाजर तो नहीं थे। तो आप तो हम पे वो कंडेमनेशन करते थे, हालांकि वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी और उसमें जो भी गलत काम कोई भी करता है वो गलत है। लेकिन अंसारुल इस्लाम को आप रिहायशी इलाके में लेके जा रहे हैं, कोई ज़रूरत क्या है? ये वैसे अली साहब ये सिक्योरिटी ब्रीच है कि उनका वहां तक पहुंच जाना और बिल्कुल अंसारुल इस्लाम का पार्लियामेंट लॉजिस तक पहुंच जाना, उनके कमरों में चले जाना, बिल्कुल मेरे ख्याल में है ये सिक्योरिटी ब्रीच बिल्कुल। भी इस पे शेख रशीद साहब नोटिस लेंगे, बिल्कुल उन्होंने ले लिया होगा जी। कुछ मुअत्तलियां भी हुई हैं जी, उन्होंने ले लिया होगा, क्योंकि देखें मौलाना साहब एक बड़ी जमात के एक बड़े लीडर हैं, उनसे बहुत तवक्को रखते हैं कि वो एक कानून को हमेशा आइन की बात करते हैं और हमेशा कानून की बात करते हैं। बाकी हमारी जमात अलहदा, उनकी अलहदा, आपस का जो एहतराम है वो भी रहेगा। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ है कि अगर पुलिस वाले आगे थे तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, और मैं कुछ देर तो वहाँ था फिर मैं तो चला गया, तो इनको दे देने चाहिए थे वो बंदे। वो क्या उनको फांसी थोड़ी चढ़ा रहे थे, वो ले जाते उधर, वो पर्चा मर्चा काट के छोड़ देते। मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, जावेद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मजहर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है। सर बताइएगा ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है ये अंसारुल इस्लाम का, आपकी इस पे क्या राय है? किस तरह इन मामलात को उस हद तक नहीं ना पहुंचाकर, ये एक इशू है, एक इशू एट हैंड है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसको बेहतर अंदाज में डील किया जा सकता है फ्रॉम बोथ द साइड्स? शुक्रिया अनवार। देखिए दोनों जिम्मेदार हैं, मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं करार देता, दोनों जिम्मेदार हैं। और गवर्नमेंट को इसलिए ज्यादा जो है वो सूरत हाल को काबू रखना चाहिए क्योंकि वो गवर्नमेंट होती है। अब अगर जो आज JUI ने अंसारुल इस्लाम अपने लोग भेजे, वो बिल्कुल नहीं भेजने चाहिए थे मेरे लिहाज से, लेकिन क्या वो मुसल्ला थे? दूसरी बात ये कि क्या वो बगैर उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं था रजिस्टर में जिसके बाद गए हैं, वो उन्होंने कोई वायलेशन की है क्या? पहली चीज तो ये। लेकिन उसके बावजूद मैं उसे डिफेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो ये तरीका अच्छा नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह अपने जो है इस तरह गार्ड नहीं करती और यही हमारी सिचुएशन खराब हो रही है। अब दूसरी तरफ देखें कि तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के मौके पे डी चौक पे जलसा करने का ऐलान कर दिया। अब ये क्या चीज है? ये किस तरफ ले जाएगी सूरत हाल? उसके जवाब में फर्ज करें कल ऑपोजिशन भी ऐलान कर दे, फिर क्या होगा? फिर तसादुम होगा ना। ठीक। तो तहरीक इंसाफ का डी चौक पे ऐसे मौके पे धरना जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये गवर्नमेंट जो है ये अपने चाहे MNAs को प्रेशर करने के लिए कर रही है, दबाव में लाने के लिए कर रही है। उस दिन कम से कम उस दिन ठीक। और आप देखें कि गवर्नमेंट को क्यों रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं कि OIC की कॉन्फ्रेंस होने वाली है जी। क्या मैसेज जाएगा? जब प्राइम मिनिस्टर वहां खड़े होकर धरने से खिताब कर रहे होंगे तो क्या मैसेज जाएगा? ठीक है। अगर फर्ज करें कोई तसादुम हो गया तो OIC की कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो सकती है। ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा, ये तो आपका नुक्ता आ गया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी तमाम रोड्स हम बंद करने का ऐलान करते हैं और अपने तमाम मेम्बरान से कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचे। मैं चाहूंगा कि इस पे हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, अगर वो प्रोड्यूसर साहब आप चलाएं, जो अंसारुल इस्लाम के जो भी मौजूद सरबराह हैं जो वो बयान दे रहे थे ताकि मजहर अब्बास साहब और अली मोहम्मद खान साहब और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब की वो क्यों कर पार्लियामेंट लॉजिस आना चाह रहे थे। प्रोड्यूसर साहब है हमारे पास वो उनकी स्टेटमेंट, जरा प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश की गई है और ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हस्बे रिवायत अरकान कौमी असम्बली को हब्स बेजा में रखा जाएगा। तो उस हवाले से अगर हुकूमत ने इस तरह की कोई गनौ साजिश की और किसी भी रुकन असम्बली को अगवा करने की कोशिश की गई तो अंसार इस्लाम के दस्ते इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। और मरकजी नायब सालार मोहतरम अब्दुल्ला खिलजी की क़यादत में एक हमारा डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। बाकी भी तमाम चारों सूबाई सालारों और मरकजी नायब सालारों से हमारा मुकम्मल राब्ता है और इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल तरह से अपने कौमी असम्बली के अरकान को और कौमी क़यादत को सिक्योरिटी फराहम करेंगे और हुकूमत की किसी भी इस तरह की ये कह रहे हैं सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मज़े से मैं आपको बताता हूं, बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब सर आपकी क्या कमेंट्स है? आपने ये उनकी वीडियो मैसेज और कमेंट्स भी सुन ली, आप क्या कहेंगे? वो जो मजहर साहब ने नुक्ता उठाया डी चौक पे PTI का, वो मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछता हूं, लेकिन मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब। वो कहते हैं हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये सारी चीजें तनाजर में देखी जाएंगी। अगर आज लोग अंदर गए हैं पार्लियामेंट के अंदर लॉजिस में, तो लॉजिस के अंदर सॉरी जी, तो पार्लियामेंट लॉजिस की सिक्योरिटी किसके पास है? उनको क्यों नहीं रोका गया? क्या वो मुसल्ला थे? क्या उनके पास असला था? क्या उनके नाम रजिस्टर्ड पर नहीं लिखे गए?
क्या किसी एमएनएस की बगैर इजाजत से जिसने कहा होगा कि ये मेरे मेहमान हैं, हम बाहर रहते हैं, 4 या 6 आदमी जो भी आते हैं उसकी लिस्ट लेते हैं, सिक्योरिटी चेक करती है, उसके बाद रजिस्टर्ड में रजिस्टर करती है और उसके बाद मुतलका कमरों में भेजती है। तो ये अगर किया है तो ये किसने किया और क्यों किया है, पहला सवाल तो हुकूमत अपने आप से पूछे। सही। दूसरा ये है कि अगर वो किसी एमएनएस के मेहमान है, वो मुतल्लिक किसी भी सियासी जमात से हो, जब काफी बड़े बड़े वफूद भी मिलने आते हैं, ज्यादा लोग भी आते हैं, इजाजत से आते हैं, इजाजत के बगैर आ नहीं सकते, और अगर उन्हें इजाजत दी है और उनके पास असला नहीं है, ये जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर नेशनल असेंबली को पूछे बगैर इस्लामाबाद की इंतजामिया और आईजी अपनी पुलिस को भेजकर पार्लियामेंट लाजिस की, ये तो तरीकाकार बिल्कुल ही ना एक्सेप्टेबल है, ना हुआ है, ना होना चाहिए था, ना हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए थे। जब मुल्क के वजीर आजम साहब कहते हैं ठीक कि आदम एतमाद की तहरीक पर मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा, डी चौक में मैं फैसला करूंगा, फिर दूसरी जमातों को भी हक दें कि वो भी अपने अपने वो क्यों बुला रहे हैं, उनके पास तो हुकूमत है। अगर आपकी राय में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान आपकी राय में अगर ठीक नहीं है तो वो अंग्रेजी का मुहावरा टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट, अब्बासी साहब नहीं, उसमें वजह है कि हुकूमत के पास इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसके पास पुलिस है, उसके पास हुकूमत है। अगर वो ये काम कर रही है और कल हमारे एमएनएस या हमारे लोग जो हैं वो ठीक कह रहे हैं कि अब तो हुकूमत इस मामले पर उतर आई है, हुकूमत अपनी सारी मशीनरी इस्तेमाल करती है हमारे एमएनएस को उठाने के लिए, उनको न पहुंचाने के लिए, तो हमें तो कोई ना कोई तरीका अख्तियार करना पड़ता है। और ये तरीका ठीक है आपके ख्याल में, एक प्राइवेट ग्रुप को सिक्योरिटी फराहम करने का तरीका जो ऐलानन वो कह रहे हैं? फिर मैं अली साहब को जाऊंगा। सियासी वर्कर अपने लीडरों को अगर कल ये कह दें कि मैं पार्लियामेंट हाउस में किसी को दाखिल ही नहीं होने दूंगा, मैं पार्लियामेंट से बाहर जो गुजरेगा उसे गिरफ्तार करवा लूंगा, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन क्या है? मेरे पास रहेगा अली मोहम्मद खान साहब, वो आपने सुन लिया बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब और मजहर अब्बास साहब का, वो कह रहे हैं आप लोग भी तो डी चौक पे कह रहे हैं हम शो ऑफ पावर करेंगे जब तरीके अदम एतमाद का मोशन जो है वो डिस्कस होगा या पेश होगा। देखिए, पॉलिटिकल जमातों के जो वर्कर होते हैं वो जलसों में भी जाते हैं और वो अपने लीडरान के साथ भी होते हैं, जब कभी इजलास हो आते हैं या जब कभी अदालतों में पेशियाँ हो वो तब भी आते हैं। लेकिन ये जो अंसारुल इस्लाम है ना जी, ये तो बाकायदा उनका एक जत्था है ना, जो पता नहीं फीते शीते भी लगाए होते हैं जनाब, तो यूनिफॉर्म पहनी होती है, और वो कह रहे हैं हमने दस्ते भेजे हैं, दस्ते और दस्ते तो पाकिस्तान में एक ही है, पाक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, एफसी है, पुलिस है। आपके दस्ते किधर से बन गए भाई? ये जत्थों का कारोबार नहीं चलेगा, रियासत में स्टेट की रिट होगी, किसी को भी जत्थों की इजाजत नहीं है, ना मुझे है, ना आपको है, न जेयूआई को है, न नून लीग को है। हाँ, अगर उनके पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं उनको हम भी जानते हैं, आप भी पहचानते हैं, दस्ते आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि बाकायदा उनके फ्लैग मार्च और होते हैं, उनके जनाब उनके वो परेडें चल रही होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखें, ये बहुत ही कंडेमनेबल है कि एक आपने जत्थे रेड जोन में लेके आए और फिर आप उनको रिहायशी इलाके में लेके गए। बाकी हमारे जेयूआई के जो एमएनएज हैं, उनके जो वर्कर हैं, हमारे भाई हैं, क्या है हमारा आपस में जाती इख्तलाफ तो नहीं है, वो भी गिले शिकवे कर रहे थे, उनके चैनल्स पे चलते कि हमें जख्मी कामरान मुर्तजा साहब कह रहे थे, वो गलत है ना, जमालुद्दीन साहब हैं वो कह रहे थे। देखिए, जो गलत है वो गलत है, लेकिन जब एक दफा एस्केलेशन हो जाती है फिर किधर कंट्रोल होती है, ठीक है ना जी। तो ये अगर पुलिस वाले उनसे बंदे मांग दे देते, वो पर्चा वगैरह जो भी कार्रवाई होती है वो करके उनको दे देते। और आप लोगों का जो डी चौक पे जो आप उस पे आते हैं, देखें अभी पीपल्स पार्टी ने किया ना जी लॉन्ग मार्च, हमने इजाजत दिया, वो रात भर बैठे रहे, सुबह चले गए, ठीक है जी। एक पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, जब तक उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। कोई पुलिस वाला करीब गया, कोई किसी ने टच किया पीपल्स पार्टी के किसी एक वर्कर को? कोई रिपोर्ट आपके पास है तो मुझे बताएं। हम इधर बैठे हैं, लाइव चैनल पे हम बैठे हैं, अगर कोई एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि हमारे धरने से रोज हमारे बच्चे जो है, हमारे आईएसएफ के कारकुन और यूथ के, वो सारे रात अब्बासी साहब की जमात गिरफ्तार करती थी, लेकिन हमने किसी एक को नहीं किया। इसी तरह अगर हमारे लोग एक पुरअमन यौम तशक्कुर के लिए आना चाहते हैं, जो धरना वैसे गलत लफ्ज़ यूज़ किया है बैरिस्टर साहब ने, यौम तशक्कुर के लिए, लेकिन बहरहाल ये इस पर फिर देख लिया जाएगा। लेकिन ये एक पीसफुल एक कांग्रीगेशन है पॉलिटिकल वर्कर्स का यौम तशक्कुर के लिए, और यौम तशक्कुर तो कोई भी मना सकता है। लेकिन मैं दोबारा ये बात करूंगा कि हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, जत्थे नहीं रखने चाहिए, दस्तों की कोई जरूरत नहीं है। और अगर फर्ज करें बैरिस्टर साहब हैं, मौलाना साहब हैं, इनका कोई एमएनए है,
वो समझते हैं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो पुलिस अवेलेबल है। आप अगर आपको थ्रेट है कि भाई खुदा न खास्ता कोई हुकूमत जो है वो आपके बंदे अगवा करेगी, क्यों अगवा करेगी भाई? ये कोई अंधेर नगरी है, मीडिया मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, अदालतें आज़ाद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले आप देख लें, मौजूद अदालत है, बहुत से फैसले हुकूमत के खिलाफ भी आते हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं। तो अगर आपके खिलाफ आपको कोई ऐसा शक था, कोई आपको ऐसा खतरा था, आपने अदालत को रुजू किया, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन जमा की है, आपने पुलिस को कोई रिपोर्ट किया कि आपके बंदे जो है अगवा हो रहे हैं, या आपने जत्थे भेज रहे हैं, ये कोई मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? दैट विल नॉट बी अलाउड जी, दैट विल नॉट बी अलाउड। बैरिस्टर जाहिद अब्बासी साहब कह रहे हैं ये मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है सर, रियासत पाकिस्तान है। रेट ऑफ द स्टेट तो चैलेंज नहीं हो सकती, ना कानून हाथ पे लिया जा सकता है। जत्थे भेज रहे हैं जी। बात मुझे अली मोहम्मद खान साहब का बड़ा एहतराम है, जाती बहुत तौर पे भी बहुत उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन इनकी हुकूमतों के कुछ वज़रा ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर दाखिला ने तहरीक तालिबान के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें की थी। आपने सुना था ना क्या क्या कहा था कि रियासत के अंदर ही कायम करेंगे, किसी और को नहीं करने देंगे, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए थे, बनाए थे, कहाँ कहाँ किया था, किस तरह फिर माफिया मांग के सारी चीजें इन्होंने बांडू की है, किस तरह किया है। आप अंसारुल इस्लाम को तहरीक तालिबान से इक्वेट कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी आ रहा हूँ उस बात पे। मैंने कहा कि ये जब बातें नहीं, उनसे करते हमने कोई नहीं किया, वो आप गलत बता रहे हैं, वो आपसे गलती होगी, वो टीएलपी था सर, वो टीएलपी कह रहे हैं। टीएलपी का ही कह रहा हूँ, मैंने भी टीएलपी का ही कहा है। नहीं, आपने तहरीक तालिबान कह दिया। हाँ ना यार, जरा sorry, बैरिस्टर साहब जरा एहतियात करें। जी 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 टीएलपी का शुक्रिया। स्टैंड करेक्टेड। जी जी। अब जो मामला ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब की तंजीम के ऊपर इनको कोई था, तो क्या इन्होंने आज तक उनके मुतल्लिक कोई नोटिस दिया उनको? क्या हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या उन्होंने किसी जगह पर लॉ तोड़ा है? क्या उससे किसी जगह पर उन्होंने पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी की है? अगर एक जमात के वर्कर अपने तौर पे जो मर्जी लिबास पहन ले, ये कौन हो सकता है कि रोक सकते हैं? एक जमाने में यूनिफॉर्म है ना जाहिद भाई साहब, लिबास आपके पास है कोई जी, भी लिबास लाठियां पहन सकते हैं, शाठियां यूनिफॉर्म पहन सकते इनको हैं। मौलाना साहब का बयान सुनवाए, वो कहते हैं लाठियां तैयार हैं, तेल शेल लगाया हुआ है। जी जी, सुना होगा, ये तो आजकल अलाइंस है उनके ना, पीडीएम में शामिल है। जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है, गाली दे के एक आलिम दीन का नाम किस तरह उस तरह लेकर कहता है कि मैं आपको देखूंगा और मैं आपके साथ जो हशर करूंगा, तो फिर अगर वो कह सकते हैं तो मौलाना साहब ने इतना कहा है कि हमारी लाठियां तेल में पड़ी होंगी, तो ये नहीं कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह बैरिस्टर साहब, यू आर अ बैरिस्टर, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। कम ऑन बैरिस्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मजहर अब्बास साहब अब हैं हमारे साथ, मजहर अब्बास साहब से बात हो सकती है? वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह सकता है कि मैं आप सबको देखूंगा। बैरिस्टर साहब, आप तो कानून पढ़ने पढ़ाने वाले, आप तो अदालत में कानून पे प्रैक्टिस करने वाले आदमी हैं, आप कह रहे हैं इसमें कोई मसला नहीं है, जत्थे तैयार हैं, लाठियां अच्छा, तैयार हैं, एक और आर्गुमेंट किसके खिलाफ तैयार हैं? मैं जत्थों का बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने कहा कि अगर ये आप कुछ जत्थे समझते थे, क्या चले मैं इसको इस तरह से कह देता हूँ बैरिस्टर साहब, मैं इसको इस तरह से कह देता हूँ हुकूमत है ना कि हमें सबको हुकूमत से कानून से ताउन करना चाहिए। ये पुलिस वाले जो थे वो भी किसी के बच्चे हैं, अगर वो आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये बंदे आप यहाँ से निकाल लें, अलाउड नहीं है, आपको कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक, बात इसमें कोई राय नहीं। अब एक और सब्जेक्ट पे भी आते सर, ये पूछे ना कि अंदर किसने भेजे? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब, इस पे अंदर तो किसने भेजे तहकीकात हैं? होनी और चाहिए ये कि किसका ये है? यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये तो मैंने आपकी आने से पहले भी, और वो जो इनके मैंने आने से पहले भी सवाल और- खान साहब के सामने रखा था कि वो और आए दूसरा पहुंचे कैसे। और दूसरा बैरिस्टर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे तो इस मुल्क में एक ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पता है, उनका नाम है जनरल बाजवा। जनरल बाजवा साहब को हम जो है समझते हैं चीफ आर्मी स्टाफ है, ये कोई इनके एक और से पास अलार आ गए, वो कह रहे हैं जत्थे भेज दिए, दस्ते कह रहे दस्ते भेज दिए, मजीद आ रहे हैं। मौलाना साहब ने सलामी भी ली हुई है पेशावर में। अल्फाज ऐसे हो गए, ऐसा तो मतलब ठीक है, अच्छा अब दोनों आप चुके अल्फाज है। सर, अब दोनों पार्लियामेंटेरियन ना करें ना बैरिस्टर साहब, ना करें, जी, ऐसे ना जाहिर से करें। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अली मोहम्मद खान साहब, ऐसे लग रहा है जैसे 65 की जंग है और वो दस्ते भेज रहे हैं। ओ भाई खुदा के बंदो, ये आपका अपना इस्लामाबाद है, आपकी अपनी पुलिस है, मुल्क है, आपका अपना मुल्क है भाई। सही कह रहे अगर आप टेम्परेचर नीचे जाने दें, और मैं तो आपके सामने बैठ के मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो मौलाना साहब को मौलाना साहब कह रहा हूँ, मैं तो आपको अपना भाई कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि खुदा रा कानून को अपनाएं, और ये लाठियां तेल में रखी हैं तो दस्ते भेज दिए, तो इससे जरा परहेज करें। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी पर आते हैं, जो पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करते हैं। बैरिस्टर साहब आपसे सवाल है, फिर अली साहब को क्वेश्चन वो भी करेंगे। सर, अब नो कॉन्फिडेंस की मूव आप लोग लाए हुए हैं, हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटेजी सामने आ रही है, मैं बैरिस्टर साहब आपके सामने सवाल रखूंगा, फिर अली साहब से जवाब लूंगा कि डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लागू हो जाएगी। और आज वजीर इत्तलात और इरशाद फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि जो पीटीआई के बल्ले पे निशान जीत कर आए हैं वो वोट को ना डालने दें अगेंस्ट
लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये स्ट्रेटेजी के साथ हुकूमत इसको डिफीट करने जा रही है, क्योंकि आप लोग का सारा तकिया पीटीआई से मुनरिफ सो कॉल्ड या मुबैना तौर पे मुनरिफ अरकान कौमी असम्बली पे, तब जाकर आप लोग जीत सकते हैं तहरीक अदम एतमाद। तो हुकूमत की स्ट्रेटेजी के पास, आपके पास काउंटर क्या है बैरिस्टर जाहिद अबाई साहब? देखिए, एक तो ये बात समझने की जरूरत है कि तहरीक अदम एतमाद आईन पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है। जी जी जी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो गैर आईनी और गैर कानूनी हो। बिल्कुल एग्री। और जो तरीकाकार मिनिस्टर साहब ने बताया है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बिल्कुल गलत बताया। या तो उसको लॉ का पता नहीं है, या उन्होंने पढ़ा नहीं है, या वो पढ़े हैं तो फिर समझे नहीं। अच्छा, ये डिफेक्शन क्लास जो है, अली मोहम्मद खान साहब भी वकील, इनको पता होगा कि ये उस वक्त जो है एप्लीकेबल होगी जब वो एक्शन कर चुके होंगे। अच्छा, मसलन कि मैंने जब वोट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें बताई गई हैं, उन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान कहता है कि आपके पास डिफेक्शन क्लास आप पे उस वक्त एप्लीकेबल होगी या आप लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ वोट दें, ठीक है, या आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ दें, या बजट के खिलाफ दें। लेकिन ये उस वक्त आपके ऊपर लागू होगा जब आप वोट दे चुके होंगे। ठीक है, और उसका भी तरीका नहीं है कि स्पीकर फिर उसको रोक सके, और स्पीकर के पास ये इख्तियार है और स्पीकर उनको डिसीट करता है। उसका बात है कि उस जमात का पार्लिमानी लीडर पे खत लिखता है ठीक है, कि ये मेरे एमएनएज हैं, इन्होंने आइन की आर्टिकल इसकी खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और वो एक्शन फिर उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस होने के बाद वो डिसीट होते हैं। ओके। अब ये वोट रोकना ये गैर आईनी इकदाम है जो आज वजीर साहब ने कहा है, गैर कानूनी नहीं, ये गैर आईनी इकदाम है। चल इसका जवाब ले लेते हैं। इसलिए कि अगर एक आदमी सिर्फ आज ये कहता है कि मैं जुर्म करूंगा, मैं कोई अभी कमेटी नहीं हुआ और उसके खिलाफ पहले से कार्रवाई हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, और ना ही स्पीकर के पास पूरे रूल ऑफ बिजनेस में ये अख्तियार है कि वो किसी एमएनएस को वोट देने से रोक सके। ओके, ये अगर इकदाम है तो ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, आप वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर है, यही स्ट्रेटेजी आपकी जो आज फवाद चौधरी साहब ने जो है वो वाजे की है, उसको वो बैरिस्टर जाहिद अबाई साहब गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम करार दे रहे हैं? देखिए, मैं दोनों चीज़ें आइन में मौजूद हैं। डिफेक्शन क्लॉज भी है, आर्टिकल 63A है जी, और अदम एतमाद भी है। अदम एतमाद इनका आइनी हक है, और कोई भी मेंबर अगर अपनी पार्लिमानी पार्टी के उनकी डायरेक्शन के खिलाफ वोट करे या एब्सटेन करे, वो भी एक आइनी हक है उस पार्टी का कि उस मेंबर को डिफेक्ट कराए। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जी, 63A, disqualification on grounds of defection. If a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house, A है resigns, वो तो बात नहीं है, दूसरे पे आते हैं। B, votes, वोट डाल देता है और abstains from voting, या वोट ही नहीं डालता, in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of the prime minister or chief minister. या दूसरा उसमें है मनी बिल, जाहिर है मनी बिल तो नहीं है, बजट नहीं है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। तो इसमें अगर वो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट करता है या अब्सटेन करता है तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई होगी। अब ये पॉइंट कि ये डिफेक्शन क्लॉज किस वक्त अप्लाई होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इख्तिलाफ है। देखें, डिफेक्शन क्लॉज तो एक्टिव उस वक्त होगी जब आप उस पर अमल करेंगे। जैसे ही आपने वोट खिलाफ किया या एब्सटेन किया तो उसके वक्त आप पे अप्लाई हो जाएगी। जी, जब तक आपने वो वोट डाला नहीं है या एब्सटेन किया नहीं है तब तक आप पे डिफेक्शन क्लॉज जो है अप्लाई नहीं होगी। द मोमेंट यू डू इट, जी, आप पे डिफेक्शन क्लॉज तब अप्लाई होगी। ये मेरे ख्याल में कानूनी सिचुएशन ये हो सकता है, मेरी समझ में कुछ वो हो। इस पे फवाद साहब ने भी बात की है, मुख्तलिफ और कानूनी माहिरीन भी मौजूद हैं, लेकिन जो चीफ हमारे लॉ एजेंट हैं मुल्क के, जो चीफ लॉ ऑफिसर हैं, अटॉर्नी जनरल साहब या लॉ मिनिस्टर साहब, उनकी राय इस पे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा मुदल्लल होगी। लेकिन बहरहाल ये एक राइट है किसी भी जमात के पास, यानी सिर्फ हमारे पास नहीं है। अगर इनका कोई मेंबर इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट ही नहीं करता, वो जनाब इमरान खान साहब पे एतमाद का इजहार कर देता है या उस दिन वो गायब हो जाता है या कुछ कर देता है, उस पर भी अप्लाई होगा। हमारा बंदा खुदा न खास्ता उस दिन वोट डाल देता है या पार्टी कहती कि एब्सटेन करो, वो उधर नमूदार हो जाता है, जनाब मैं तो बड़ा तीसमार खान हूं, तो राइट यूज तो कर लेगा लेकिन फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। और उसमें एक और भी चीज है, क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन इस इलेक्शन की हद तक है, ये जो जीता है या आगे, इस पे दो राय है।
मेरे ख्याल में ये डिफेक्शन जो इसकी है या तो फॉर लाइफ टाइम होगी या कम से कम अगले इलेक्शन तक होगी, जो दूसरा इलेक्शन होगा, क्योंकि आपने वायलेशन की है और आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, डिफेक्शन क्लॉज में आ गए हैं, जिस तरह मियां साहब के साथ हुआ था, वो फॉर लाइफ हो गए हैं जी। लेकिन वो इस आर्टिकल के तहत नहीं, वो एक और लॉ के तहत हुए तो हैं। लेकिन बहरहाल ये एक आर्ग्यूबल चीज है और इस पे ऑर्डिनेंस भी अगर जरूरत पड़ी तो आ भी सकता है। ये भी मैं बता दूं कि क्या ये डिफेक्शन सिर्फ इस करंट सीट के लिए है या आइंदा इलेक्शन के लिए है, तो उस पर एक ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है कि भाई ये कितने टाइम के लिए होगा, क्या अगले इलेक्शन, हमारा तो ये ख्याल है कि कम से कम अगला इलेक्शन भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं फॉर लाइफ टाइम होगा, लेकिन इस पे ऑर्डिनेंस भी लाने की बात हो सकती है, अभी हमने फैसला नहीं किया। लेकिन बहरहाल सिचुएशन ये है कि अगर आप एक पार्टी के वोट पे पास हुए हैं, देखें ऑर्डिनेंस के जरिए आइन नहीं जी, कुछ मैं ऑर्डिनेंस के जरिए आइन नहीं अमेंड किया जा सकता, नुक्ता एतराज ये है। मैं अर्ज करता हूं, जावेद भाई साहब का कुछ लोग जिनकी अखलाकी मयार बुलंद हुआ करते थे, वो ये करते थे कि अगर आप एक पार्टी पे आपका एतमाद नहीं है, वो सीट वापस करते थे, वापस हलकों में जाके इलेक्शन लड़के वापस आते थे। अगर कोई शख्स मुस्लिम लीग नून के टिकट पे पास हुआ है, उसको कोई हक नहीं है कि इनको डिफेक्ट करे, वो जाके फिर वहां इलेक्ट होकर, हमारे तो बंदे नहीं करेंगे तो मुझे अपने लोगों की मिसाल देने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो कह रहे हैं हमारे बंदे तो नहीं करेंगे, इसलिए मिसाल इनके नहीं बंदे देना कम चाह रहे। निकलते हैं ना, इनके बंदे कम निकलते हैं। नहीं, लेकिन ये बताइएगा भाई साहब, 184 की फिगर बता रहे थे आज भी वजीर इत्तलात और इरशाद फवाद चौधरी साहब, और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 172 लोग अगर अपोजिशन इकट्ठे कर ले तो वो बहुत उनकी कमजोर पोजीशन होगी, और अब सारा ओनर्स जो वो आप लोगों पर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो सारा तकिया आप लोगों का पीटीआई के बंदे ले आए, मेंबरान पर है? मेंबर्स ले आए, अंसारुल इस्लाम के जत्थे ना लाए। अब भाई साहब देखिए, ये तो बड़े हैप्पी मूड में है अली मोहम्मद खान साहब, और ये तो बड़े परेशान होने चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आप लोग भी जाहिर कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत तुंदोतेज हमले भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जो वो उनको दावा ये कर रहे हैं हो जाएगी, तो फिर उन्होंने अपने टारगेट्स भी तय किए हुए हैं, जिसपे शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, वो उन्होंने सियासी बात की है। जी साहब, सियासी मौत करा हो जाएगी। अगर इनके पास अपने लोग पूरे होते तो ये दो काम कभी ना करते। एक, कभी ये ना कहते कि हम अपने बंदों को पहले ही कोशिश करेंगे कि डिस्क्वालीफाई करवाने की। ये गैर आईनी बात भी की जा रही है, ये कर रहे हैं इनके मिनिस्टर, लेकिन ये कभी ना करते। ये तो कहते कि इनको इस बात पे करने की जरूरत ही नहीं थी। ये फिर कभी ना कहते कि हम एक ऑर्डिनेंस में निकाल सकते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए उनको लाइफ टाइम में निकाल सकते हैं, यानी ये दूसरा काम ना करते। और तीसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब ये ना कहते कि मैं लोगों के बुलाकर डी चौक में फैसला करूंगा, और फिर वो एक और बड़ी मंतक उन्होंने पेश किया है। ये तो इनकी स्ट्रेटेजी है ना, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएं। कोई नहीं है। अब इन्होंने एक इंटरनेशनल साजिश भी दरमियान में ले आए। जब आप जा रहा होता है ना, तो वो कहते हैं कि कल ताकि मैं अपने लोगों को कहूं कि मुझे अमेरिका और वेस्ट ने निकालने में बड़ा रोल प्ले किया था, ताकि मैं ये बात सेल कर सकूं। हमारी स्ट्रेटेजी आपने देखनी है, बस इनको इजलास बुलाने दें, बंदे पूरे हैं। अच्छा, बंदे जिनकी जमात से, देखें एक बात मैं क्लियर यहां आज कर देता हूं, अगर इनकी जमात से लोग ना आए तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते ना। हमारे अपोजिशन के पास तो इतने एमएनएज है ही नहीं है। जी जी, मैं क्या करूं, हम एमएनएज पैदा तो नहीं हो सकते ना। एमएनएज तो वही है जो अभी सीटों में बैठे हुए हैं। इसीलिए ये हुकूमत में है कि आज इनके पास अददी तादाद ज्यादा है। अगर इनके एमएनएज ने इनके खिलाफ वोट ना किया तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना। फिर तो इनको ये रोना धोना, ये गाली देना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का गुस्सा, ये ललकारें, ये तरह तरह के मंतके ये तो दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इनके लोग इनकी दस्ते से बाहर निकल गए हैं। अच्छा। और एक दफा वो लिस्ट भी इनको पता है। वो जो लोग एक दफा निकल जाते हैं वो सियासी जमातों में रह नहीं सकते, न रहते हैं। उनका पता चल जाता है, उनका वो एक अपना जमातों के अंदर एक मिजाज होता है। आप जब कितने लोग हैं सर इनके जो आपके साथ इस वक्त अलाइन है? जाहिदा भाई साहब, कितने लोग होंगे? इनकी हमारे क्लेम से ज्यादा और इनकी तवक्को से ज्यादा। अच्छा, ये तो मैं अली साहब से पूछूंगा। वैसे आप बात मॉरली समझते हैं, अखलाकी तौर पे ठीक बात है कि बल्ले के निशान वाले जो है वो आपको वोट देंगे? अखलाकी तौर पे जब ये डिफेक्शन क्लॉज आई तो आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब और जाहिर बात है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी तय किया था, फिर ये क्लॉज आप लोगों के दौर में आई, तो आप समझते हैं इसकी वॉल्यूशन हो जानी चाहिए? ये अखलाकी तौर पे ठीक होगा? वैसे
यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने, बड़ा खुश हुआ। आप ज़हीन आदमी है, मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूँ। जवाब भी सही दीजिए। देखिए आप इसका जवाब ये सुने सही वाला। कि ये आईने पाकिस्तान ने इजाजत दी है, ये आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर कोई हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे जिससे मुल्क की सालमियत, मुल्क की इकानमी तबाह कर दे, पार्लियामान के लोग समझें अच्छा कि इस हुकूमत से रहने से मुल्क को नुकसान हो सकता है, रियासत को नुकसान हो सकता है। अच्छा अब तलाक को बहुत अच्छा अमल नहीं समझा गया, लेकिन इसकी इजाजत दी गई है चंद सटन उसमें कि आप कर सकते हैं, वरना ये अमल को तो ज्यादा आप कहते हैं आइन इसकी इजाजत देता है? आइन इजाजत देता है कि उस वक्त जब कोई ऑप्शन हो, लेकिन आप हुकूमत को एक फारग करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। एक जो है कि ताकत के जरिए, जिस तरह इन्होंने किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ लाएं और वजीर आजम से जबरदस्ती, वो गैर आईनी तरीका। ओके, आपने कहा कि आइन, अब इसका जवाब दे देते हैं, आप कहते हैं आइन इजाजत देता है। सर सुन ले, आईन पाकिस्तान अगर किसी चीज की इजाजत देता है कि ये अमल आप करेंगे, उसकी पेनल्टी भी रखी गई है, उसकी सजा भी रखी गई है आइन के अंदर, ये ठीक है। और ये हमारे लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सर हुकूमत के लिए। आज अगर हमारा कोई एमएनए या पीपल्स पार्टी का एमएनए अगर अपनी जमात के डिसिप्लिन और उसकी डायरेक्शन में अमल करता तो ये कानून उसके लिए भी लागू होगा। लिहाजा इसकी सजा तो जरूर रखी गई है, लेकिन ये तरीका आईनी है, इसमें कोई ऐसी चीज। हाँ, अगर हम अपना वजीर आजम बनाने के लिए खरीद फरोख्त कर रहे होते, हुकूमत हमने बनानी है तो इनके बंदे तोड़ रहे होते, उस वक्त आपका सवाल है। ठीक है, वो अली साहब वो कह रहे हैं कि उस वक्त सवाल एप्लीकेबल होता है। सर मैं जवाब दे लेता हूं, फिर राना अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका सब नुक्ता आ गया कर सकता है भाई साहब, नुक्ता आ गया। आपने कहा कि आइन इसकी इजाजत दे, आइन इसकी इजाजत देते हैं। सर वो कह रहे हैं कि ये आइन इसकी इजाजत देता है, और आप लोगों ने बैरूनी एंगल भी इस पे ले आए हैं कि बैरूनी ताकतें या बैरूनी कुव्वतें, बैरूनी हाथ जो है वो भी आप लोगों के मुखालिफ। तो सारा आप लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं। इज आल्सो साउंडिंग कॉन्फिडेंट। राना साहब मैं आपके पास आता हूं, आपको वेलकम करता हूं। राना अजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं और चैनल 92 के साथ वाबस्ते, अपना शो भी करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको सलाम कबूल कीजिएगा, फिर मैं अली साहब से जवाब देकर आपके पास आता हूं। जी अली मोहम्मद खान साहब। देखिए दो नुक्ते हैं यहाँ, एक आईनी है, दूसरा पॉलिटिकल है। आईनी पे पहले बात करते हैं। यहाँ ये बात सच साबित होती है कि इंसान जो है वो हालांकि अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन उसकी बनाई हुई हर चीज़ नामुकम्मल है। अल्लाह मुकम्मल ज़ात है और उसका बनाया हुआ कलाम जो है उसमें हर्फ की भी तहरीफ की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल। आईन पाकिस्तान बहुत मुक़द्दस है, लेकिन इंसान का बनाया हुआ है, और जहाँ 18वीं तरमीम ने बहुत से फ़ायदे किए, वो बहुत से नुकसानात भी हैं। और ये एक इनहेरेंट फ्लॉ हमारे आईन में एक तरह से है। देखें, आपने एक शख्स को राइट दे रहे हैं कि एक आईनी हक इस्तेमाल करे, जी आईनी हक इस्तेमाल करे, कभी नो कॉन्फिडेंस का, लेकिन साथ में वही आईन उसको फिर उसके इस अमल को गैर आईनी भी करार देता है। डिफेक्शन वो हमने नहीं किया, ये लोग लेके आए थे। ठीक है जी, अगर आप इस बात के बड़े हक में हैं, कोई किसी बंदे को मियाँ साहब पसंद नहीं है, शहबाज साहब, और वो उसके खिलाफ वोट करते हैं, तो आप उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगा सकते हैं। तो फिर ये जो आपने दोनों राइट्स दिए हैं, ये एक दूसरे को निगेट करते हैं। ठीक है ना जी, एक तरफ मैं जाके अदम एतमाद करूंगा, फिर मैं डिफेक्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अखलाकी तौर पे फिर मुनासिब ये है कि आप पहले अपनी वो सीट अपनी पार्टी को वापस करें कि भाई मैं आपको पता है मैं दूसरी बार अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, अवाम की के ताउन से और अल्लाह की बरकत से, इमरान खान की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से मैं दूसरी बार पास हूँ। लेकिन मेरे इस जो 61,000 58,000 प्लस कुछ वोट हैं, इसमें मेरे अपने 8,000 भी नहीं होंगे, मैं कहता हूँ 2,000 भी नहीं होंगे। पार्टी का वोट, मुझे पार्टी का वोट मिला, ठीक, मैं बड़ा तीसमार खान बन जाता हूँ, जनाब इमरान खान अब मुझे पसंद नहीं है, वो नहीं है, ठीक, मैं तो फिर मेरा अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि मैं वो वापस करूँ इमरान खान को उसकी अमानत, ठीक, उसी हल्के में वापस जाऊँ, अवाम को कहूँ कि जनाब आपने जिस बंदे के नाम पे मुझे वोट दिया था उसमें तो ये मसला है, अब मैं कोई नया मुझ पे कोई वाशगाफ हो गया, मुझ पे ऊपर से कुछ उतर गया, तो अब मैं मियाँ साहब या जरदारी साहब को मैं कोई अवामी दबाव नहीं है, क्योंकि ये भी इनका आर्गुमेंट आता है कि उन पे तो आपके ये एमएलएस पे एक तो ये नुक्ता हो गया, ठीक है, कि ये एक इनहेरेंट फ्लॉ है। लेकिन क्या करें, आपने खुद ही इसमें रखा हुआ है, या फिर राइट ही ना देते अदम एतमाद का, या फिर डिफेक्शन क्लॉज ही ना रखते, या फिर हाउस ट्रेडिंग को आप जायज कर दें कि भाई बस ठीक है यार, कोई इधर से घास चरे कोई उधर से घास चरे, जायज है। लेकिन जो दूसरी इससे भी अहम बात है वो क्या है, देखें, तीसरी दुनिया का एक अलमिया रहा है, पहले तो बड़ा लीडर पैदा नहीं होता, बड़ा लीडर पैदा हो जाए पहले खुद हम लोग उसको नहीं छोड़ते, अगर हम लोगों से बच जाए दुनिया, आलमी दुनिया, वर्ल्ड स्टेट एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नहीं छोड़ती। दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। शाह फैसल ने चैलेंज किया, किधर है भुट्टो साहब विद ऑल हिज शॉर्ट कमिंग्स, इधर हम उधर तुम की बातें भी हैं, वो भी एक मसला है, चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया, पैन इस्लामिज्म की बात की, खत्म नबूवत का कानून पास किया, और उन्होंने दुनिया में
उनको भी फेस करना पड़ा, न्यूक्लियर पे उनको थ्रेट किया गया था। इसी तरह इमरान खान साहब ने एक 70 साल पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया कि हम तारीख की किताबों में हम पढ़ते थे कि जनाब हमें 1950s में रूस के साथ भी ताल्लुक रखना चाहिए था, हम एक तरफ क्यों बैठ गए, हम नॉन अलाइंड रहते, हम आज़ाद रहते। इमरान खान साहब ने आज़ाद सियासत की बात की कि पाकिस्तान को मैं आज़ाद उसका बैकलैश भी है ये आप कहते हैं। ठीक है जी, तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें यह होता है कि एक तरफ इमरान खान साहब जो इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क में वज़ीर आज़म पहली बार खत्म नबूवत पे स्टैंड ले रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्मत रसूल पे दुनिया में बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस में बात कर रहा है, और फिर वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं, मैं किसी ब्लॉक में नहीं रहूंगा, मेरा मुल्क आज़ाद खारजा पॉलिसी पे जाएगा, रूस से भी ताल्लुक रख। और आपने देखा कि जो स्टेट वेलकम इमरान खान साहब को रूस में इस दफा मिला है, वो उसकी याद ताज़ा हुई है जो जनरल अयूब खान साहब को मिला था अमेरिका में, एक स्टेट वेलकम मिला था। तो मैं ये देखें, मैं भी समझता हूँ और हमारी जमात में ये सोच मौजूद है कि वो एस्टैब्लिशमेंट रिजीम चेंज की तरफ फिर जाती है, और उसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता बैरिस्टर साहब या इनसे जुड़े में इसका जनाब मतलब सुने, ये फिर जरूरी नहीं होता कि ये हमसे ज्यादा वो मुहब्ब वतन है, हम उनको गद्दार नहीं करे, लेकिन फिर ये तहरीकें जनरेट की जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप यूज हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया है, उनके खिलाफ रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही है। अब्बासी साहब आपका जरूर जवाब दीजिएगा। राना अजीम साहब, सर माजरत आपके पास देर से आ रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब जरा बताइएगा, ये तो जरा हमारी एकेडमिक बहस भी हो रही है और जो पॉलिटिकल एंगल भी है, नंबर गेम्स पे आप बताइएगा इस वक्त वेयर ऑपोजिशन गवर्नमेंट स्टैंड टुडे। अगर नंबर गेम्स की बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब आज लाहौर में मौजूद थे, कल कराची में थे, ऑपोजिशन की जानिब से भी मेल मुलाकातें हो रही हैं, क्या खबर है आपके पास? देखिए मेरे पास खबर यह है, शायद मेरी खबर से अपोजिशन जमातों के कुछ लोग इख्तलाफ करें, लेकिन ये उनका भी राइट है। मेरे पास इतला तो ये है कि हुकूमत के पास उनके वोट से, वोट बैंक जो स्कोर है उससे ज्यादा लोग मौजूद हैं। और मैंने आज इसका अमली एक मुजाहरा भी देखा है, चूंकि मैं लाहौर में था, वजीर आजम आज लाहौर में थे, तो 5 जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली मिले हैं, वो लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से जिस गेट से अंदर दाखिल हुए और जहाँ पे जाकर उनकी मुलाकात हुई, मुझे एक बात बताए, वो मुलाकात जो करने गए थे वो वहां पर गवर्नर हाउस के अंदर कोई अच्छा शरबत पीने तो नहीं गए थे, वो अच्छा खाना खाने तो नहीं गए थे। अगर वो वजीर आजम साहब को मिलने जाते हैं और अगर किसी और हुकूमती ज़िम्मेदार को मिलते हैं तो इसका मतलब है उनकी तरफ से कोई ना कोई तो यकीन दहानी है। और देखें एक बात बड़ी क्लियर सी है, हमेशा से मैं चूंकि एक पॉलिटिकल रिपोर्टर भी हूँ और हमने देखा भी है, हमेशा हुकूमतों की तरफ से कुछ फौरी मिलता है, अपोजिशन की तरफ से मिलने के इम्कानात उस वक्त होते हैं जब अपोजिशन हुकूमत में आएगी। तो इस पाकिस्तान की सियासत में जहां फौरी मिलता है वहां पर ही लिया जाता है, और फौरी तो हमेशा हुकूमत की तरफ से मिलेगा। और जो इस वक्त हुकूमत में है, चाहे वो फंड्स की सूरत में हो, चाहे आइंदा टिकट की सूरत में हो, चाहे उनके तरक्याती काम की सूरत में हो, किसी चीज में हो, मेरे पास जो इतलात है, जो मेरा एक जाती तजज़िया भी है और मेरी इंफॉर्मेशन भी है, हुकूमत के पास उनकी तादाद से ज्यादा लोग मौजूद हैं। इसका फैसला देखें अभी चंद दिन में हो जाए। अच्छा, अब ये मुझे बताएगा, आपने कहा कि आज 5 अरकान सूबाई असम्बली नून लीग के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा। और आपने कहा कि उनको ज्यादा, क्योंकि पंजाब का महाज भी गर्म है, अलीम खान साहब भी लंदन में मौजूद है और जहांगीर तरीन साहब भी, वहां की क्या खबर आपके पास है? वो कैंप भी तो बड़ा एक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकातें हुई, नुमान लंगड़ियाल साहब जो उनके वजीर भी हैं, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब की काबीना में, या जो और उनकी काबीना में मेंबरान है, उस फ्रंट से क्या खबर है? देखिए मेरी नुमान नंगरियाल साहब से खुद बात हुई, मैंने नुमान नंगरियाल साहब से पूछा कि आप, उन्होंने कहा जी एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारा वजीर आजम साहब के मामले पे कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, वजीर आजम इमरान खान साहब के मामले पे हम बिल्कुल क्लियर है कि हमने उनको वोट देना है, उनको सपोर्ट करना है। और दूसरा उन्होंने कहा हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, हमारा अब उस्मान बुज़दार से इख्तलाफ है, उस पर हम स्टैंड ले रहे हैं और उस पर हम अपनी बात को बचाएंगे। फिर मैंने पूछा कि अगर किसी जगह पे आपको इस पे भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा जी हमारा इख्तियार जहांगीर तरीन साहब के पास है, और जहांगीर तरीन साहब अगर हमें कहेंगे कि आपने अब इस बात पे स्टैंड लेना है तो हम उस बात पे स्टैंड लेंगे। यानी जहांगीर तरीन साहब अगर कहेंगे कि उस्मान बुज़दार ही कबूल है तो कहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ आप देखें अब्दुल अलीम खान की जो तर्जमान है खालिद महमूद, मियां खालिद महमूद, शेखुपुरा से MP भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, आज उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि जी उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से हमारा कोई मुतालबा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहते हैं कि हमारा एक अलहदा ग्रुप है। ओके, ये एक तो दो के लिए चीजें होगी कि वो चीजें जो हमें नजर आ रही थी कि चाहे 2 ग्रुप जम हो गए, लेकिन आज की उसकी स्टेटमेंट के बाद तो क्लियर हो गया कि 2 अलग-अलग ग्रुप है। ओके सर, स्टे ऑन दिस पॉइंट में चाहूंगा। जावेद अब्बासी साहब, ये तो आपने सुन लिया, जो इस वक्त राणा साहब जो हैं वो PFUJ के ओहदेदार भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, वो बता रहे हैं कि कोई
आपका हाउस भी इन ऑर्डर नहीं लग रहा है उनको पंजाब में, कहीं यही लेने तो के मैं देने इनको तो कह नहीं रहा पड़ हूँ यार, जाएंगे? यही तो लेने के देने पड़ गए हैं। अली साहब भी कह रहे हैं राणा साहब का एक अपना व्यू हो सकता है, और जाहिर है उनको ये व्यू रखने का पूरा हक है। उदास हो गए हैं आप? खैरियत? मेरी अली मोहम्मद साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके, हमने रिक्विजिशन जमा कराई हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है स्पीकर साहब के पास। आप मेहरबानी करके 2 दिन के अंदर अंदर इजलास बुला लें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन हमने दी हुई है, उस पर डिस्कशन करा के वोटिंग करा लें। अल्लाह करे हमारे 30 चले जाएं, 20 चले जाएं, 10 चले जाएं, हम आपसे फिर माफी भी मांगेंगे, और उससे बाद आप खुशियां भी मनाएं, युम तशक्कर भी मनाएं, सब पर बातें भी दें, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। ये भागने की कोशिश ना करें, ये जब छापे मारने की कोशिश ना करें, ये जो इंटरनेशनल पावर्स को लेके आएंगे ये काम ना करें, ये काम ना करेंगे हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, ये काम ना करेंगे हम वोट नहीं पोल होने देंगे। इन कामों से बेहतर है कि अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं और हमारे लोग आपके साथ हैं और आपके अपने साथ खड़े, तो मेहरबानी करके, आपके पास तो हुकूमत है, आपको किस चीज का डर है? फिर तो आप कहते हैं 2 दिनों के अंदर अंदर हम इनकी रिक्विजिशन सेशन बुला लिए, वोटिंग के लिए हमने टाइम मुकर्रर कर लिया है, डिस्कशन करवाएं, वोटिंग करवा लें, और हमें बिल्कुल अगर हमारा खबर वैसे नुकसान ये है कि जल्दी हो रही है, अली साहब को बेहतर पता होगा। ये मेरे ख्याल में जो आप बात करें शायद गवर्नमेंट सोच भी रही है, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाना है, कौमी असम्बली का इजलास। कभी भी, हाँ, वो कौमी असम्बली का स्पीकर बुलाएगा रिक्विजिशन सेशन, जी। उसके लिए 14 डेज हैं, ये नहीं बुलाएंगे। आप क्या बात करते हैं? नहीं बुलाएंगे? आप देख लें, ये आखिरी दम तक जाएंगे, क्योंकि इनको तो पता है ना, अली मोहम्मद खान साहब को, राणा साहब को नहीं खबर पता, अली मोहम्मद खान को पता है कि ये इनके जो साथी हैं वो इस वक्त कहां बैठे हुए हैं और वैसे कहां बैठे हुए सर, आप बता तो दें। नहीं, बस इतना काफी है, अली मोहम्मद खान को पता है, तो मैं किसी से ज्यादा क्यों बताऊं? अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब बताए तो पता है सबको, वो कह रहे हैं सब पता है। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ, शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपने लाइव सुनी भी होगी। उन्होंने कहा है कि कोई MNA जो है वो अपोजिशन का गिरफ्तार नहीं है। उन्होंने कहा 19 जो अफराद हैं लश्कर अंसारुल इस्लाम के, उन्हें जेर हिरासत हैं, वो उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अपोजिशन का राइट है कि प्रोटेस्ट करे, लेकिन धावा बोलने का नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, उनको आपको पता है कि इनके MNAs कहाँ पर हैं? वैसे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इतना गुस्सा है जरदारी साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, तो कुछ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने रब्ते तो किए हुए होंगे, खबर भी दे ना। देखिए, ये जो हमारे बंदों का कह रहे हैं, हमारे वैसे PTI के लोग बड़े शरीफ लोग हैं, रात को अपने अपने घरों में होते हैं। तो यूसुफ ज़ा गिलानी साहब निकाल गए थे सेनेट की सीट आप लोगों से। मेरी मालूमात के मुताबिक तो अपने अपने घरों में। दूसरा, इनके अपने बंदे देखें, मैं तो कहता हूँ कल हो जाए, लेकिन लगता ये है कि वो कहते हैं हम नहीं बुलाएंगे इजलास 14 दिन तक। लेकिन लगता ये है कि शायद स्पीकर साहब भी इनके इम्तिहान, वो सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मुझे तो लग ही रहा है इनकी बेचैनी से कि हर गुजरता दिन खजा के पत्तों की तरह इनके बंदे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से फिर रफू चक्कर, उधर से फिर रफू चक्कर, जिस तरह इनका मार्च रफू चक्कर हुआ। बिलावल साहब की वो तड़ियां, वो धमकियां, 5 दिन बड़े वो भी एग्रेसिव मूड में सुने, थे। उस पर भी आता हूं कि 5 दिन में खान साहब इस्तीफा दे दो, वरना मैं पता नहीं जमहूरी हमला कर दूंगा। ये जमहूरी हमला क्या होता है भाई? हमने तो एटमी हमला सुना था, जमहूरियत में तो हमला कोई नहीं होता, कोई ट्रेनिंग में कमी है। लेकिन मैं दूसरी बात, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखें, खान साहब ने सख्त बातें की इनके बारे में, उन्होंने भी सख्त बातें की। वैसे नहीं होनी चाहिए, सुने, सख्तगीर सुने तसादम की तरफ ले सुने मेरी बात सुने। हम देखें, हम मशरकी रिवायात वाले लोग हैं। मौलाना साहब जब इमरान खान साहब को कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, खुदा ना खास्ता, ये क्या बात है? गलत बात है। यहूदी एजेंट का क्या मतलब होता है? गलत बात है। इससे गिरी हुई बात कोई हो सकती है? लेकिन अगर नाम बिगाड़ा ठीक जाए, है, मौलाना फजल रहमान सारी को चीजें, फजलू कहा देखिए, जाए, गलत चीजें सारी गलत होती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या एक महबे वतन पाकिस्तानी को, जो आपका मुल्क का वजीर आजम भी है, जो आपके मुल्क के लिए पता नहीं उसने क्या क्या किया, उसको आप कह रहे हैं यहूदी एजेंट है? आपको बड़ा कोई, आपको ऊपर से टेलीफोन आता है साथ में आसमान से कि जनाब ये फलाना मुसलमान है, फलाना काफिर है। दिस इज रियली रॉन्ग। ये इस्लाम आपको इजाजत इसकी नहीं देता। आप किसी को काफिर या मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये तो हदीस शरीफ है कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, किसी मुसलमान को गैर मुस्लिम कहे, उसकी बात हवा में जाती है, फरिश्ते तोलते हैं, और अगर उस बंदे में वो चीज नहीं होती, आपके ऊपर वो लागू होता है। तो ये ना करें। लेकिन आज जो बिलावल साहब ने एक हरकत की है, उसकी तवक्को नहीं थी। लेकिन उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग एक पॉलिटिकल खानदान में हुई है। अब क्लेम करते हैं भुट्टो लेगेसी का, हालांकि वो भुट्टो नहीं है, वो जरदारी है, बहरहाल व्हाटएवर, मोहतरमा के बेटे। लेकिन उन्होंने जो फर्स्ट लेडी को टारगेट किया है, इमरान खान साहब किसी घर की खातून को टारगेट किया है।
अगर मैं खवातीन इसको देख रही होंगी ये बात, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो फिर मर्दों की बात करें। आप घर की वो बापर्दा खवातीन जिनका सियासत से कोई लेना ना देना, आप कहते हैं वो पैसे लेती हैं। व्हाट अ शेम। आपको सबूत के साथ बात करनी चाहिए थी। देखें, आप इमरान खान साहब के बारे में, मेरे बारे में, मुराद सईद के बारे में, शहरियार खान अफरीदी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, हमें जो लताड़े, वो बेचारी खातून घर की फर्स्ट वाइफ जो है वो पर्दादार, उसका पता है कसूर क्या है? वो पर्दादार खातून है, घर में बैठी है, इसलिए उसको ये सारा सुनना पड़ा। नहीं होना चाहिए। तो ये जो बिलावल ने देखें, ये जो देखें, मुझे पता है बिलावल साहब को रंज होगा, सख्त बातें हुई हैं कल गवर्नर हाउस में, लेकिन उसका तरीका है, थोड़ी सियासत सीखें। फिर कहते हैं जो है कांपे टांग रही हैं, तो ये जो आपने कांपे टांग रही, मेहरबानी फरमाए बिलावल साहब। चिड़ बन गई। लास्ट वर्ड जाहिद भाई साहब, वैसे आप मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है, इसकी तो कंडेम करेंगे कि खवातीन को और सियासत में पब्लिक फिगर्स खासकर नॉन पॉलिटिकल करें, नॉन पॉलिटिकल लोगों तक नहीं जाना चाहिए। मैं तो इससे एक कदम आगे जाऊंगा कि जी जो सियासत में है या सियासत में नहीं है, किसी के खिलाफ हमें कोई हक नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है जी कि हम अपनी खवातीन के बारे में किसी तरह के भी रिमार्क्स, ये बिल्कुल ठीक है, इसका कोई इजाजत नहीं है। हम अपनी सियासत करें, सख्त बात भी करें, हमें हक भी हासिल है, एक दूसरे पर लीडर्स बात करते भी हैं, लेकिन हमें जब अपनी खवातीन को बीच में लाएंगे, ये किसी तरह भी ठीक नहीं है। वो सियासत में हो या ना हो, हाँ, अगर किसी ने कोई जुर्म कमिट किया हो तो उसके लिए अदारे हैं, लेकिन हमें में ये पॉजिटिव बात है जो आप दोनों ने की है। हम भी प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सेनेटर और खुदारा वो अंसारुल इस्लाम जो है उसको उनको घर भेजें, उनको कहें कोई अच्छा काम करें। राना अजीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अली खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स का शो था, मेरे ख्याल में तसादम से बचना हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं दोनों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, हमें सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, और ये मामला जितना जल्दी निबट जाए उतना बेहतर है, क्योंकि आपने जैसे आज DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं हुई, किसी और दिन इस मौजू को जरूर उठाएंगे। अहम मौजू है कि भारत जो हमारा असली दुश्मन है वो अपनी नज़रें पाकिस्तान के खिलाफ जमाए बैठा है। उसका इंशाल्लाह उसको दंदान शिकन हमेशा जवाब मिलता है, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते। आज की नशिस्त कैसी लगी इसका फीडबैक हमें फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। आइंदा आपसे तकलीफ सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।